हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 17। आइए देखते हैं चैप्टर 17 की चौथी हेडिंग गैसों का परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जो परिवहन का माध्यम होता है, जिनके रास्ते वे चलते हैं, वह माध्यम क्या है? रक्त है, ब्लड है। ठीक है, तो रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो 97% ऑक्सीजन का जो परिवहन है वह आरबीसी के माध्यम से होता है, रक्त में उपस्थित रेड ब्लड कार्पेसल्स के द्वारा, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। शेष जो 3% बच जाता है, शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो शेष 3% बच जा रहा है वह प्लाज्मा के द्वारा घुली अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का माध्यम क्या होता है? रक्त होता है। रक्त के द्वारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। लगभग 97% जो है ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, और शेष 3% जो है ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है। ठीक है, लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में आप देख रहे हैं कि जहां पर ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के माध्यम से 97% होता था, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा केवल 20 से 25% होता है। ठीक है, तो लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के द्वारा घुली अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वह लगभग 7% होता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा 3% होता है। ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा 3% होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं गैसों का परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताया गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के जो माध्यम होते हैं वे रक्त होता है, ब्लड होता है, और 97% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, और शेष 3% जो है ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है। ठीक है, लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में परिवहन होता है। ठीक है, अब आइए अलग अलग पढ़ते हैं ऑक्सीजन का परिवहन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में। आप ध्यान से समझें। पहला है आपका ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में स्थित होता है? हीमोग्लोबिन जो है वह
RBC में स्थित होता है, लाल रक्त कणिकाओं में स्थित होता है और यह एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक होता है। ठीक है, यह रेड कलर का, ठीक है, आयरन युक्त पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वह हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन जो है उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु जो है अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं का वहन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो है हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं को बांध सकते हैं? तो अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना जो है प्राथमिक तौर पर प्राइमरी रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग जो हो रहा है, बंधना जो हो रहा है, वह किस पर डिपेंड करता है? वह ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित होता है, ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो बंधन बन रहा है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बंधन हो रहा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना जो है ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित होता है। यह जो आंशिक दाब है ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन से बंधना है वह किससे प्रभावित हो सकता है? वह प्रभावित हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बंधना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो वह हैं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम। ठीक है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर, ठीक है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को ऑक्सीजन के आंशिक दाब के सापेक्ष PO2 के सापेक्ष अगर एक ग्राफ बनाया जाए, आलेखित करा जाए, तो यह जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वह सिग्माव वक्र प्राप्त होगा, सिग्मॉइड कर्व आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। ठीक है, सिग्माव वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह सिग्मॉइड वक्र प्राप्त हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत लिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत लिया गया है जिसे 20, 40, 60, 80, 100 के रूप में दिखाया गया है। और एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन बियो, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आंशिक दाब को लिया गया है 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, यह आपका ऑक्सीजन वियोजन वक्र है और इस वक्र को आप देखें ध्यान से, यह एक यस के आकार का शेप ले रहा है, सिग्मॉइड कर्व इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष अगर आलेखित करें तो जो वक्र प्राप्त होगा वो कैसा होगा? सिग्माव वक्र प्राप्त होगा, सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होगा। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले, ठीक है, सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होगा। आगे देखें,
इस वक्र को वियोजन वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो वक्र प्राप्त हो रहा है, डिसोसिएशन कर्व प्राप्त हो रहा है, इस कर्व को डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है। सिग्माइड वक्र को वियोजन वक्र कहा जाता है। जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, हाइड्रोजन आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यह जो वक्र प्राप्त हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रसव संतृप्ति को, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रसव संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माभ वक्र प्राप्त होता है, सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। ठीक है, इस वक्र को वियोजन वक्र कहा जाता है। यह जो वक्र प्राप्त हो रहा है इसे डिसोसिएशन कर्व वियोजन वक्र कहते हैं। ठीक है, यह जो वक्र है यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बंधित करने वाले, ठीक है, जो PCO2 है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, इन घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। ठीक है, यह जो डिसोसिएशन कर्व है, सिग्मॉइड कर्व है, इसके द्वारा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, PCO2 जो है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है, इनके अध्ययन करने के लिए यह वक्र सहायक होता है। ठीक है, कुपिकाओं में, एल्वियोलाई में जहां उच्च PO2, निम्न PCO2, कम हाइड्रोजन सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। ठीक है, तो कुपिकाओं में आप देख रहे हैं आंशिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि कुपिकाओं में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिकतम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है। एल्वियोलाई में उच्च PO2 होता है, निम्न PCO2 होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वहाँ पे कम होती है और तापक्रम भी निम्न होता है। ठीक है, यह सारी परिस्थितियों के कारण जो है कुपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक जो हैं अनुकूल साबित होते हैं। ठीक है, जबकि ऊतकों में इसका ठीक उल्टा होता है। ऊतकों में जहाँ पर ऑक्सीजन की आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, निम्न PO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब वहाँ पे अधिक होता है, उच्च PCO2 होता है और वहाँ पे उच्च हाइड्रोजन सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियाँ होती हैं, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है वह ऊतकों में जाके टूट जाता है, उसका वियोजन हो जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ जो है ऊतकों में, वह कुपिकाओं की परिस्थितियों की तुलना में एकदम अलग होता है। जहाँ कुपिकाओं में उच्च PO2 होता है, वहीं ऊतकों में निम्न PO2 होता है। जहाँ कुपिकाओं में निम्न PCO2 होता है, वही ऊतकों में उच्च PCO2 होता है। ठीक है, कुपिकाओं में कम हाइड्रोजन सांद्रता होती है, जबकि ऊतकों में उच्च हाइड्रोजन सांद्रता होती है। ठीक है, कुपिकाओं में तापक्रम जो है कम होता है, जबकि ऊतकों में तापक्रम अधिक होता है। इन परिस्थितियों के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है टूट जाता है और ऑक्सीजन की वियोजन हो जाता है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बचता है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बचता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है, ऊतक में जाके टूट जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्रत्येक 100 ml जो है ऑक्सीजनित रक्त जो है वह सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थिति में ऊतक को लगभग 5 मिली ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, तो 100 ml ऑक्सीजनित रक्त जो है ऊतक को लगभग 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है,
तो यह था ऑक्सीजन का परिवहन के बारे में। अब आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में समझा जाए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है, लगभग 20 से 25%। ठीक है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का वहन जो है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, यह जो बंधनीयता है, यह जो बंधन है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से संबंधित होता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का बनना कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से संबंधित होता है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वह कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के बनने को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2, ऊतकों में टिश्यू में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनता है? ऊतकों में बनता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है अधिक होता है, जबकि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। इस अवस्था में हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन होता है, जबकि कूपिका में इसका उल्टा होता है, एल्वियोलाई में इसका उल्टा होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है निम्न होता है, कम होता है, और कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होता है। ठीक है, तो कूपिका में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन होने लगता है। कूपिका में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में मुक्त हो जाती है। ठीक है, ऊतकों में जो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बंधी थी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना था, वह कूपिका में अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। ठीक है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता जो है लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। ठीक है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसका कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है लाल रक्त कणिकाओं में अधिक होता है, जबकि प्लाज्मा में अल्प होता है, कम होता है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में आसान होती है। ठीक है, यह जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इस एंजाइम से प्रतिक्रिया जो है वो दोनों दिशाओं में आसान होती है। जैसे देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज से मिलने के बाद यह आप देख रहे हैं H2CO2 बन गया। ठीक है, कार्बामिनो हीमो, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन गया, और यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है फिर इसको बाइकार्बोनेट आयन में तोड़ देगा, SCO3- प्लस H प्लस। ठीक है, तो यह जो आपका एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसकी सांद्रता जो है लाल रक्त कणिकाओं में अधिक होती है, जबकि प्लाज्मा में कम होती है। ठीक है, यह एंजाइम जो है प्रतिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में आसान बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में जुड़कर H2CO3 बना रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में, और यही H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में टूट जा रहा है HCO3- और H+ में। ठीक है, ऊतकों में अपचय के कारण, ठीक है, ऊतकों में कौन सी क्रिया होगी? अपचय। ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित होता है और HCO3 और H+ बनाता है। ठीक है, ऊतकों में अपचय होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह रक्त में विसरित हो जाता है और HCO3 और H+ बनाता है। ठीक है, यह HCO3 और H+ आपस में जुड़कर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H2CO3 बनाते हैं। ठीक है, कूपिका में PCO2 कम होने से, ठीक है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है, जिसके कारण
प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है। कूपिका में HCO2 जो है टूट जाता है CO2 और H2O में, ठीक है, विपरीत हो जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं, ठीक है। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर संग्रहित और कूपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो H2CO3 के रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर जो ट्रैप्ड हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड, वह कूपिका तक पहुंचते हैं, परिवहित होते हैं और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाता है या पुनः टूट जाता है, ठीक है, कूपिका में, और CO2 और H2O बन जाता है, ठीक है। प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिका में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की 4 मिली मात्रा मुक्त होती है, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है कूपिका में, वह 4 मिली होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के बारे में। आप पढ़ रहे हैं गैसों का परिवहन। इसमें आपको बताया गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन जो है रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है और शेष 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है? तो लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में इसका परिवहन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने देखा ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन में आपने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है वह लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणी ढंग से बंधकर, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणी रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर सकता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु जो है अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं का वहन कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु जो हैं अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं का वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग हो रही है वह प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है और तापक्रम जो हैं, यह कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को प्रभावित कर सकते हैं, इस बंधन को बाधित कर सकते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माव वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करें तो जो वक्र प्राप्त होगा वह सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होगा। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, हाइड्रोजन आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह जो डिसोसिएशन कर्व है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता घटकों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यह ग्राफ है जो आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्ति का प्रतिशत यहाँ पे दिखाया गया है 20, 40, 60, 80, 100 और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, PO2 को दिखाया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के आंशिक दाब को दिखाया गया है 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। ये ठीक है, एक्स अक्ष पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब को लिया गया है, जबकि वाई अक्ष पे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त परसेंटेज को दिखाया गया है, ठीक है। यह ग्राफ आप देख रहे हैं, यह ग्राफ सिग्मॉइड कर्व के रूप में दिखाया गया है।
जिसमें आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है धीरे धीरे जो है यहाँ बढ़ रही है, बढ़ने के बाद इस पॉइंट पे जो है अधिकतम हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे अधिकतम हो जा रही है, प्रतिशत संतृप्त परसेंट भी अधिक है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी, ठीक है, यहाँ पे जो आंशिक दाब है वह 60 पर जो है और यह जो है संतृप्त परसेंटेज जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और यहाँ पे 100 दिख रहा है और 100 जो है आंशिक दाब पर, उसके बाद यह स्थिर हो जा रहा है। ठीक है, तो यह जो ग्राफ बन रहा है इसे सिग्माइड ग्राफ कहते हैं, डिसोसिएशन कर्व को बताता है। यह ग्राफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता आदि के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है, कूपिकाओं में कंडीशन क्या होती है, तो एल्वेलाई में आंशिक दाब जो ऑक्सीजन का होता है वह अधिक होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है। ठीक है, कूपिकाओं में जहाँ PO2 उच्च होता है, निम्न PCO2 होता है, कम हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है और तापक्रम भी कूपिकाओं में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। ठीक है, तो कूपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए यह सारे घटक अनुकूल होते हैं, जबकि ऊतक में जहाँ पर निम्न PO2 होता है, उच्च PCO2 होता है, उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता और उच्च तापक्रम होता है, इस स्थिति में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, तो ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह तक बढ़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बढ़ता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त जो है सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थिति में ऊतकों को लगभग 5 मिली ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, तो यह था ऑक्सीजन का परिवहन। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा मिलकर कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है। कितना? 20 से 25%। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है। यह जो बंधनीयता है, बंधन है, वह कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से संबंधित होती है। ठीक है, PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। तो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वह कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के बनने को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में जहाँ पर PCO2 और, ठीक है, ऊतकों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है, उच्च होता है, जबकि ऑक्सीजन का आंशिक दाब निम्न होता है। तो ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन होता है। ठीक है, ऊतकों में हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन होता है, जबकि कूपिका में जहाँ पर PCO2 निम्न होता है और PO2 उच्च होता है, वहाँ पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन होने लगता है। अर्थात ऊतक में हीमोग्लोबिन से बंधित कार्बन डाइऑक्साइड जो है कूपिका में मुक्त हो जाती है। ठीक है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता जो है वह लाल रक्त कणिकाओं में उच्च होती है, जबकि प्लाज्मा में अल्प होती है। ठीक है, तो यह जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसका सांद्रता जो है लाल रक्त कणिकाओं में अधिक होता है, जबकि प्लाज्मा में कम होता है। ठीक है, इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है ये ऊतकों में आपस में जुड़ जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से और यह कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं, जबकि कूपिका में कार्बोनिक ठीक है, यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो हैं इसको तोड़ देते हैं HCO3- और H+ में। ठीक है, यह H3H+ जो है HCO3- और H+ आपस में जुड़कर H2CO3 बनाते हैं। फिर जो है यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज से टूट जाते हैं CO2 और H2O में।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जुड़कर H2CO3 बनाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम में। यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से फिर टूट जाते हैं HCO3- और H+ में, और यही जो है H2CO3 जो बना है यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाता है, ठीक है। तो ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह रक्त में विसरित होती है, ठीक है। ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त में विसरित होती है और HCO3 और H+ बनाती है, ठीक है। कूपिका में जो है PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं, ठीक है। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर जो ग्रहित ट्रैप्ड है वह कूपिका तक प्रवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जो है पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर बधी थी वह कूपिका पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। प्रति 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त द्वारा प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त के द्वारा कूपिका में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त जो है वह कूपिका में लगभग कितना कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, तो 4 मिली मात्रा मुक्त करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था गैसों के परिवहन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।